हरि ओम वसुः पवित्रं वा। आज 6 दिसंबर 2025 है और कल कल काशी की धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सच कहूं तो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा इतिहास दोहराया गया जो लगभग 200 सालों से वो बस पुरानी किताबों और कहानियों में ही मिलता था। ये कहानी है देवव्रत महेश रेखे नाम के एक नौजवान की, और अब पूरा देश उन्हें एक ही नाम से जान रहा है, सुपर ब्रेन। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान एक ही समय पर 8 अलग-अलग और बहुत ही मुश्किल दिमागी काम बिना एक भी गलती के कर सकता है? सोचिए जरा, एक तरफ आप बिना देखे 2 लोगों से शतरंज खेल रहे हैं, दूसरी तरफ आपको कोई विषय दिया गया है और आपको उस पर संस्कृत में कविता बनानी है, और साथ ही कोई तेजी से मोती फेंक रहा है और आपको उनकी गिनती भी करनी है। ये तो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये अष्टावधान की प्राचीन भारतीय परंपरा आखिर है क्या? देवव्रत ने ये असाधारण कारनामा किया कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, इस घटना का आज के दौर में हमारे लिए, मॉडर्न साइंस के लिए क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई मेमोरी स्टंट या जादू नहीं है। ये एकाग्रता, स्मृति और जिसे हम आज की भाषा में मल्टीटास्किंग कहते हैं, उसकी एक चरम सीमा का प्रदर्शन है। और इसकी जड़ें हमारे प्राचीन भारतीय योग और वैदिक विज्ञान में। हाँ, बिल्कुल, वैदिक विज्ञान में बहुत गहरी हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि देवव्रत की ये उपलब्धि ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस की उस पूरी समझ को चुनौती देती है जो कहती है कि इंसान का दिमाग एक समय में बस कुछ ही चीजों पर ठीक से ध्यान लगा सकता है। मतलब ये उस नींव को ही हिला देती है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये देवव्रत महेश रेखे हैं कौन? हमारे सोर्सेस के मुताबिक वो पुणे के पास एक छोटे से गांव से आते हैं। एक साधारण ब्राह्मण परिवार, पिता एक लोकल टीचर थे। मतलब कोई बहुत असाधारण बैकग्राउंड नहीं लगता। हाँ, ऊपर से तो नहीं लगता, लेकिन असली कहानी उनके पालन पोषण में छिपी है। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें पारंपरिक भारतीय शिक्षा दी, जिसमें वैदिक गणित और स्मृति विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में मेमोनिक साइंस कहते हैं, उस पर खास जोर था। अच्छा, ये वो तकनीकें हैं जो मुश्किल जानकारी को याद रखने में मदद करती हैं। सही पकड़ा। ये तकनीकें जानकारी को याद रखने के लिए दिमाग में पैटर्न और विजुअल हुक्स बनाती हैं। और इसका नतीजा तो कमाल का था। बताते हैं कि 15 साल की उम्र तक देवव्रत को चारों वेदों के मुख्य हिस्से, कई उपनिषद और पूरी भगवत गीता मुंज़बानी याद थी। हाँ, लोग उन्हें मजाक में चलता फिरता पुस्तकालय भी कहते थे। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अष्टावधान तो ये तो एक अलग ही लेवल की चीज है। बिल्कुल, अष्टावधान का शाब्दिक अर्थ ही है 8 चीजों पर ध्यान देना। ये संस्कृत परंपरा का एक बहुत ही दुर्लभ और शायद सबसे कठिन बौद्धिक अभ्यास है। इसमें एक व्यक्ति, जिसे अष्टावधानी कहते हैं, वो दर्शकों के सामने एक ही वक्त में 8 अलग-अलग दिमागी चुनौतियों का सामना करता है और हर एक को पूरी सटीकता से पूरा करता है। तो वो 8 चुनौतियां थीं क्या? मुझे पता उनमें से एक थी शतरंज, बिना बोर्ड देखे। हाँ, और वो भी 2 अलग-अलग विरोधियों के साथ। एक ही समय पर? अरे बाप रे! मैं तो बोर्ड देखकर भी ढंग से नहीं खेल पाता। ये कैसे मुमकिन है? यही तो इसकी जटिलता है। सोचिए, आपको दिमाग में 2 अलग-अलग शतरंज की बिसात, हर एक के 32 मोहरों की सही जगह और दोनों खेलों की पिछली और अगली चाल सब एक साथ याद रखना है। ये तो एक सुपर कंप्यूटर जैसा काम हो गया। हाँ, और ये तो सिर्फ एक काम था। दूसरा काम था कविता रचना। उन्हें एक अनजान विषय दिया जाता है और उन्हें तुरंत उसी विषय पर संस्कृत में सही छंद और व्याकरण के साथ एक कविता बनानी होती है। एक मिनट। मतलब दिमाग का एक हिस्सा तो एकदम लॉजिकल है ना, शतरंज। बिल्कुल, कैलकुलेटिव। और दूसरा हिस्सा उसी वक्त एकदम क्रिएटिव, कविता रचना। हाँ, और वो भी संस्कृत में। ये तो दिमाग के 2 अलग-अलग हिस्सों का काम है। इनमें टकराल कैसे नहीं हो रहा? यही वो पहेली है जिसे वैज्ञानिक अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा काम था गणना। अच्छा, वो मोतियों वाला। हाँ, एक व्यक्ति तेजी से मोती फेंकता रहता है और अष्टावधानी को उनकी सही सही गिनती करनी होती है। ये सुनने में आसान लग सकता है, पर ये काम आपके दिमाग की विजुअल और न्यूमेरिकल सेंटर को पूरी तरह से बिजी रखने के लिए बनाया गया है, ताकि बाकी कामों के लिए एक तरह का मानसिक शोर पैदा हो। बिल्कुल। और भी थे। चौथा था काल निर्धारण।
बिना किसी घड़ी के प्रदर्शन के आखिर में गुजरे हुए कुल समय को घंटों, मिनटों और सेकंड तक सही सही बताना। फिर पांचवा था प्रश्नोत्तर, जिसमें दर्शक उनसे गणित, दर्शन या खगोल विज्ञान जैसे मुश्किल विषयों पर सवाल पूछते थे और जवाब तुरंत देना होता था। हाँ, बिना सोचे। इसके अलावा छठा काम, तात्कालिक भाषण। हाँ, एक विषय दिया और उस पर बिना तैयारी के बोलना शुरू। ओके। सातवां था घंटी का अनुकरण। हम्म। अलग अलग तरह की कई घंटियां एक खास पैटर्न में बजाई जाती और देवव्रत को उसे सुनकर हूबहू दोहराना होता था। तो सुनने और मोटर स्किल्स के बीच तालमेल की परीक्षा हुई। सही कहा। और आठवां, जो शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा, श्रुति स्मरण। श्रुति मतलब सुनना, स्मरण मतलब याद रखना। हाँ, मतलब 8 अलग अलग लोग एक एक करके संस्कृत के कठिन श्लोक सुनाते हैं, हाँ। जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने। और आखिर में देवव्रत को वो सारे श्लोक उसी क्रम में सही उच्चारण के साथ सुनाने होते हैं। ये दिमागी क्षमता की पराकाष्ठा है। ये आठों काम एक साथ करना मानव मस्तिष्क की उन सीमाओं को तोड़ता है जिन्हें हम अब तक जानते थे। और यही चीज इस घटना को इतना ऐतिहासिक बनाती है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि काशी में ये परंपरा लगभग 200 साल से लुप्त थी। इतना बड़ा गैप, ऐसा क्या हुआ कि ज्ञान की ये अद्भुत परंपरा बस गायब हो गई? काशी हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। 18वीं-19वीं शताब्दी में वहां षडावधान मतलब 6 कार्य और अष्टावधान का अभ्यास होता था। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि आखिरी महान अष्टावधानी पंडित राजेश्वर शास्त्री थे, जिन्होंने करीब 1828 में अपना आखिरी सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। उसके बाद ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का प्रभाव बढ़ा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने पारंपरिक भारतीय ज्ञान पद्धतियों को एक तरह से हाशिए पर धकेल दिया। अच्छा। जो ज्ञान गुरुकुलों में मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। समाज की प्राथमिकताएं बदल गईं और ये जटिल कला सिर्फ कहानियों में सिमट कर रह गई। और फिर 200 साल बाद 6 दिसंबर 2025 को देवव्रत ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के खचाखच भरे सभागार में उस परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया। वहां 200 से ज्यादा विद्वान, वैज्ञानिक और दुनिया भर की मीडिया मौजूद थी। माहौल कैसा रहा होगा? माहौल में शुरू में शंका और कौतूहल का मिलाजुला भाव था, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा वो हैरत में बदल गया और जब नतीजे सामने आए तो पूरा हॉल सन्न रह गया। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 45 मिनट के अंदर 2 ब्लाइंड फोल्डेड शतरंज के गेम जीते। और वो मोतियों वाली गिनती 20 मिनट तक फेंके गए 1564 मोतियों की उन्होंने सटीक गिनती की, एक भी कम या ज्यादा नहीं। कमाल है। लेकिन जिस चीज ने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया वो था काल निर्धारण। हाँ, ये मेरे लिए भी सबसे हैरान करने वाला था। कुल समय था 1 घंटा 42 मिनट और 37 सेकंड। देवव्रत का जवाब का 1 घंटा 42 मिनट और 36 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड का फर्क। ये कैसे मुमकिन है? इंसान के अंदर ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इतनी सटीक हो सकती है? इसका कोई सीधा वैज्ञानिक जवाब अभी तो नहीं है। यही नहीं, उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के 10 जटिल सवालों के जवाब औसतन 5 सेकंड के अंदर दिए। 5 सेकंड? हाँ, और अंत में वो 40 अपरिचित संस्कृत श्लोक जो 8 अलग-अलग विद्वानों ने सुनाए थे, उन्हें उसी क्रम और सही उच्चारण के साथ दोहरा दिया। पूरा प्रदर्शन 3 घंटे 10 मिनट चला। हाँ, जब अंतिम परिणाम की घोषणा हुई तो लोग अपनी सीटों पर खड़े हो गए और मिनटों तक तालियां बजती रहीं। वो एक ऐतिहासिक पल था। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, मॉडर्न साइंस इसे कैसे देखता है? क्योंकि साइकोलॉजी की किताबें तो यही कहती हैं कि असली मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हमारा दिमाग बस एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच करता है, जिससे गलतियां होती हैं और क्षमता घटती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि देश के बड़े बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट और कॉग्निटिव साइंटिस्ट देवव्रत के मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए इतने उत्सुक है। उनका प्रदर्शन विभाजित ध्यान या डिवाइडेड अटेंशन के स्थापित मॉडल को सीधी चुनौती देता है। विज्ञान ये नहीं कहता कि आप 2 काम नहीं कर सकते, जैसे संगीत सुनना और गाड़ी चलाना, लेकिन यहाँ बात हो रही है 8 ऐसे कामों की जिनमें से हर एक आपकी वर्किंग मेमोरी पर जबरदस्त कॉग्निटिव लोड डालता है। कॉग्निटिव लोड, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? जरूर। सोचिए कि आपके दिमाग की वर्किंग मेमोरी एक कंप्यूटर की रैम की तरह है।
आप 4-5 इंटरनेट टैब खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक साथ 8 बहुत भारी भरकम सॉफ्टवेयर जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, गेमिंग चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कंप्यूटर या तो बहुत धीमा हो जाएगा या फिर क्रैश कर जाएगा। बिल्कुल। देवव्रत का दिमाग किसी तरह ये 8 सॉफ्टवेयर बिना क्रैश हुए पूरी रफ्तार से चला रहा है। सवाल ये है कि कैसे? बहुत ही एडवांस संस्करण इस्तेमाल कर रहे हैं। मेमोरी पैलेस? ये क्या होता है? ये कमाल की तकनीक है। आप अपने दिमाग में एक जानी पहचानी जगह, जैसे अपना घर, की कल्पना करते हैं। फिर आपको जो भी याद करना है उसे उस घर की अलग-अलग चीजों से जोड़ देते हैं। जैसे कविता की पहली लाइन सोफे पर रख दी, शतरंज की चाल खिड़की के पास और मोतियों की गिनती दरवाजे पर। अच्छा, तो जानकारी याद करने के लिए आप बस अपने दिमागी घर में टहलते हैं। ये तो दिलचस्प है। हाँ, लेकिन 8 अलग-अलग काम, इसका मतलब उन्हें एक साथ 8 अलग-अलग मेमोरी पैलेस चलाने पड़ रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि एक महल की जानकारी दूसरे में न चली जाए। ये तो और भी ज्यादा जटिल लगता है। यही तो पहेली है। लेकिन जब देवव्रत से पूछा गया तो उन्होंने इसका श्रेय अपनी रोज की योग साधना, ध्यान और वैदिक गणित को दिया। वो कहते हैं कि ध्यान ने उन्हें अपने दिमाग पर असाधारण नियंत्रण दिया है और वैदिक गणित के सूत्र मानसिक गणनाओं को इतना तेज बना देते हैं कि दिमाग का एक बड़ा हिस्सा बाकी कामों के लिए आजाद रहता है। हमारे स्रोत में एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद कुमार की एक बहुत अच्छी टिप्पणी है। वो कहते हैं, देवव्रत का मस्तिष्क एक मल्टी कोर प्रोसेसर की तरह काम कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग सिंगल कोर प्रोसेसर पर जीते हैं, जो एक बार में एक ही भारी काम कर सकता है। अच्छी एनालॉजी है। लेकिन ऐसा लगता है कि देवव्रत ने ट्रेनिंग से अपने दिमाग में 8 अलग-अलग कोर सक्रिय कर लिए हैं और हर कोर एक काम को समर्पित है, बिना दूसरे को परेशान किए। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है और ये हमें इस सवाल पर ले आती है कि क्या ये क्षमता सिर्फ देवव्रत में है या ये हर इंसान के दिमाग की छिपी हुई शक्ति है जिसे सही ट्रेनिंग से खोला जा सकता है। ये भारतीय योगिक एकाग्रता और स्मृति तकनीकों की शक्ति का एक जीता जागता सबूत है जिसे हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली लगभग पूरी तरह से भुला चुकी है। तो इस ऐतिहासिक घटना का असर क्या हुआ? देश और दुनिया से कैसी प्रतिक्रिया आई? ये खबर तो आग की तरह फैली होगी। बिल्कुल। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद देवव्रत को भारत का गौरव कहा और ये सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन तकनीकों पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम विकसित करने की संभावना तलाशने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा भी कर दी है। अच्छा। सोचिए, अगर फोकस और मेमोरी की ये तकनीकें स्कूलों में बच्चों को सिखाई जाएं तो क्या हो सकता है? ये एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? क्या दुनिया के बड़े संस्थान इस पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, और बहुत गंभीरता से। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जैसी दुनिया की शीर्ष संस्थाओं ने देवव्रत को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। किस लिए? ताकि वो fMRI और EEG जैसी आधुनिक तकनीकों से उनके मस्तिष्क का अध्ययन कर सकें। वो ये जानना चाहते हैं कि अष्टावधान के दौरान उनके दिमाग के कौन से हिस्से सक्रिय होते हैं और उनका न्यूरल नेटवर्क आम इंसान से कैसे अलग है। पश्चिम अब इस प्राचीन भारतीय ज्ञान को गंभीरता से ले रहा है। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये एक तरह से भारत की खोई हुई बौद्धिक विरासत की वापसी है। आप इसे ऐसे भी देख सकती हैं। ये उस ज्ञान परंपरा का पुनरुत्थान है जिसे हमने लगभग भुला दिया था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आधुनिकता की दौड़ में हमने अपनी जड़ों से कितना कुछ कीमती खो दिया है। सही बात है। और सबसे अच्छी बात जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो ये है कि देवव्रत का लक्ष्य अब सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं है। वो इन तकनीकों को अगली पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं ताकि भारत का ये बौद्धिक खजाना फिर कभी ना खोए। मतलब एक परफॉर्मर से अब एक गुरु की भूमिका में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार यही है कि देवव्रत महेश रेखे ने काशी में 200 साल पुरानी अष्टावधान परंपरा को फिर से जिंदा करके सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, बल्कि उन्होंने मानव मस्तिष्क की क्षमताओं के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को ही धकेल दिया है। ये कहानी सिर्फ एक सुपर ब्रेन की नहीं है, बल्कि ज्ञान, अथक साधना और अपनी संस्कृति में गहरे विश्वास के संगम की कहानी है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत की प्राचीन ज्ञान पद्धतियां सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और उनमें मानव क्षमता को असाधारण स्तर तक ले जाने के रहस्य छिपे हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी भविष्य के सबसे बड़े सवालों के जवाब
हमारे अतीत में ही छिपे होते हैं। हमें बस उन्हें खोजने और समझने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्टफोन जैसे बाहरी मेमोरी डिवाइस के युग में जी रहे हैं, जहां सारी जानकारी हमारी उंगलियों पर है। ऐसे में अपने दिमाग को इस असाधारण स्तर तक प्रशिक्षित करने का क्या मूल्य है? क्या ये सिर्फ अतीत की एक कला का प्रदर्शन है, या ये उस भविष्य का रोडमैप हो सकता है जहां इंसान मशीनों के साथ होड़ करने के लिए अपनी मानसिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।